हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इंटीग्रल कैलकुलस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें बीटा गैमा फंक्शन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज इंटीग्रल कैलकुलस का 26वां लेक्चर है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 3 x³ dx बाय अंडर रूट ऑफ 3 - x। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन की बेसिक जानकारी होना चाहिए। वैसे इसके पहले हमने बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन के फर्स्ट लेक्चर में बीटा और गैमा फंक्शन के पूरे फार्मूलीज और सभी प्रॉपर्टीज हमने उसमें बताए थे। तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, उससे आपका बीटा फंक्शन गैमा फंक्शन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये गिवन इंटीग्रल को हमें बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी उसका डेफिनेशन क्या है, देखो हम यहां पे उसका डेफिनेशन बता देते हैं। अगर आपके पास कोई भी फार्मूला, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी रूल अगर नहीं लिखा होता है तो तुरंत अपने नोटबुक में वो लिख लिया करो। देखो स्टैंडर्ड फार्मूला ऐसा है, दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ mn इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x to the power m-1 इंटू 1 - x to the power n-1 इंटू dx। देखो ये है बीटा फंक्शन का डेफिनेशन या फिर बोलो बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है, बीटा फंक्शन ऑफ mn इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m-1 1 - x to the power n-1 dx। तो हमें क्या करना है, ये गिवन इंटीग्रल को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम ये फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर हम आसानी से बीटा फंक्शन ऑफ mn लिख सकते हैं और एक बार आपने बीटा फंक्शन ऑफ mn लिखे तो फिर हम वहां पे गैमा फंक्शन का फार्मूला अप्लाई करके आसानी से उसका जो भी वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको वो फॉर्म में, तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम करो, जो डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 3 है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें 1 - x होना। अगर आपको 1 - x होना तो यहाँ पे 3 - x है, 3 - x है, हमें 1 - x होना। तो क्या करो, ये 3 को बाहर निकाल लो। तो ये हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे, क्या दिया है, इंटीग्रल 0 to 3, ठीक है, x³ और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट ऑफ 3 - x इंटू dx, ऐसा है। तो हमें क्या करना है, 3 को बाहर निकालना है। तो हम जो है ये अंडर रूट के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 1/√3। देखो हमने सीधा इंटीग्रल के भी बाहर निकाल लिए, क्योंकि वो वैसे भी वो कांस्टेंट है, तो हमने उसको बाहर निकाल लिए। और अब यहाँ पे जो बचेगा वो हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3, ठीक है, ये x³ बाय, अब ये क्या होगा, अब ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 - x/3 ऐसा इंटू dx। तो हमने जैसा कहा था यहाँ डिनोमिनेटर में से हमने 3 बाहर लेना है। तो देखो हमने 3 को बाहर निकाल लिए, तो अंडर रूट से भी हमने बाहर ले लिए और इंटीग्रेशन से भी बाहर ले लिए। तो जब आपने इसको अंडर रूट से बाहर ले लिए, इट मीन्स इनडायरेक्टली आपने यहाँ से 3 कॉमन लिए हैं। जब आपने यहाँ से 3 कॉमन लिए हैं तो क्या करो, दोनों को 3 से डिवाइड करो। तो इसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1, तो हमने ले लिए 1। और जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया x/3, ओके, और वो अंडर रूट के साथ 3 बाहर आ गया, ओके। और अब ये हमने कॉमन तो ले लिए, लेकिन ये देखो हमें 1 - x के फॉर्म में चाहिए, जबकि यहाँ पे 1 - x/3 आ गया। तो ऐसा नहीं चलेगा, 1 - x होना और x होना, ये मतलब वेरिएबल का नाम x ही होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है। आप वेरिएबल का नाम z भी ले सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो x/3 है इसकी जगह कोई दूसरा वेरिएबल ले लेंगे एज अ z। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे पुट x/3 इज इक्वल टू z। ठीक है, ये हमने यहाँ पे x/3 की जगह z ऐसा पुटअप कर रहे हैं। तो ऐसे में x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 3z। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू कितना, 3z। मतलब यहाँ इंटीग्रल में जहाँ पे भी x/3 है वहाँ z पुट करना, और जहाँ पे भी x है वहाँ पे 3z पुट करना। इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर x का डिफरेंशिएशन dx और यहाँ पे z का डिफरेंशिएशन ये हम लिखेंगे 3 of dz। इस तरह से हमने इसको डिफरेंशिएट भी कर लिया है। और अब हमें लिमिट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीग्रल में जो लिमिट है वो x का लिमिट है। लेकिन अब आप पूरा ये जो इंटीग्रल है ये इन द फॉर्म ऑफ z लिख रहे हैं, तो हमें ऐसे में z का लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो z का लिमिट फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट होता है, काफी सिंपल है। देखो ये x का लोअर लिमिट, ये x का अपर लिमिट, ठीक है। तो ये जो x का लोअर लिमिट है, ये x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ठीक है। तो z का वैल्यू क्या मिलता है वो आपको पता चल जाएगा। देखो x का लोअर लिमिट 0 है, तो देखते हैं z का लोअर लिमिट क्या आता है। तो x का वैल्यू जो 0 है वो यहाँ पुट करो, 0/3 हो जाएगा। 0/3 यानी 0, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हम लिख लेंगे 0।
और अब x का अपर लिमिट 3 है, तो ये जो 3 है वो यहाँ पुट करो x के जगह, ठीक है। तो 3/3 यानी क्या हो जाएगा 1, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो x का अपर लिमिट 3 है, तो z का अपर लिमिट क्या हो रहा है 1। ओके, तो इस तरह से ये हमने लिमिट फाइंड आउट कर ली है, ये z का लोअर लिमिट, ये z का अपर लिमिट। तो चलो अब फाइनली ये गिवन इंटीग्रल में सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तो ये गिवन इंटीग्रल क्या होगा, इक्वल्स टू, देखो ये इक्वल्स टू हमने यहाँ ले लिए, ये 1/√3 ये एज इट इज रखो, हम लिखेंगे 1/√3। और अब जो इंटीग्रल है, अब इंटीग्रल का लिमिट चेंज हो जाएगा। ये जो इंटीग्रल का लिमिट है ये x का लिमिट था, लेकिन अब इसका रिस्पेक्टिव z का लिमिट हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो z का लोअर लिमिट 0 और z का अपर लिमिट 1, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा x³, तो x के जगह हमें 3z लिखना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3z का क्यूब, देखो ऐसा 3z का क्यूब। और अब ये जो अंडर रूट है यहाँ पे √1 - x/3, तो x/3 की जगह z आएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इंटू करके लिखेंगे, इंटू, ठीक है, हम ऐसा लिखेंगे 1/√1 - z, चलेगा ऐसा। और यहाँ पे अब बात, यहाँ पे क्या है dx है, तो dx के जगह dx का वैल्यू पुट करो, क्या है 3dz, तो हम लिख लेंगे 3 × dz। ये देखिए ये जो हमने रिप्लेसमेंट किए हैं इसके तरफ आप ध्यान दो, यहाँ पे हमने क्या किए, ये 1/√3 एज इट इज लिखे, इंटीग्रल का लिमिट चेंज कर दिए, ये x³ के जगह x का वैल्यू 3z³ आ गया, ठीक है, x के जगह 3z आ गया। और अब ये जो फ्रैक्शन है उसमें x³ हमने यहाँ बाहर ले लिया समझ लो, और ये फ्रैक्शन हमने साइड में ले लिए, और यहाँ पे 1/√, के फॉर्म में है, तो हमने 1/√, के फॉर्म में यहाँ पे रखा है, और x/3 की जगह हमने z पुट कर दिए, ठीक है, dx के जगह dx का वैल्यू पुट कर दिए। तो फाइनली देखो ये जो इंटीग्रल था ये पूरा इन द फॉर्म ऑफ x था, लेकिन ये देखो ये इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ पूरा z हो गया, देखो हर जगह z आ गया, ठीक है। और अब इसको फाइनली ये फॉर्म में सेट करो, ये डेफिनेशन के फॉर्म में सेट करो, ठीक है। एक बार ये बीटा फंक्शन के डेफिनेशन में आ गया तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्या हो सकता है, सबसे पहले ये जो 3 है इसको बाहर ले लो, ये 3, ये वाला 3 इसको बाहर ले लो, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये इंटीग्रल 0 to 3 जो गिवन इंटीग्रल है वो हम यहाँ लिख रहे हैं x³ × dx बाय ये √3 - x, ठीक है, ये ऐसा था, इज इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड में अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। ये जो गिवन इंटीग्रल था इसका मतलब ये इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख लिए, और राइट हैंड साइड में ये एक स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है, और ये तीसरा स्टेप अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और वो अब हम इन द फॉर्म ऑफ z पूरा कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या कहा, 3 को बाहर निकालना है, ये 3 को बाहर निकालो और ये 3 को बाहर निकालो, लेकिन ये 3 जो है वो क्यूब में है, देखो 3 का क्यूब है, तो 3³ और ये 3 बाहर निकाल लो, तो ये हम लिखेंगे 3³ × 3 डिवाइडेड बाय √3 ऐसा, ठीक है। ओके, ये √3 वही है। और अब यहाँ पे जो बचा है वो हम लिख लेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, देन ये z³, तो हम लिख लेंगे z³, ओके। और ये यहाँ पे जो अंडर रूट है, अंडर रूट को आप, अंडर रूट यानी क्या होता है, अंडर रूट यानी पावर होता है 1/2, अंडर रूट यानी 1/2 होता है, ठीक है। जैसे अंडर रूट ऑफ x है, अंडर रूट ऑफ x यानी x to the power 1/2, अंडर रूट ऑफ 3 है तो 3 to the power 1/2 ऐसा। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 - z है, तो आप लिखते समय z 1 - z to the power 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हम लिख लेंगे इंटू 1/1 - z to the power 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, इंटू dz ऐसा, ठीक है। हमने क्या किया, अंडर रूट साइन को हटा दिए और अंडर रूट को हमने पावर के फॉर्म में लिखा है, पावर है 1/2। और अब ये वो जो 1 - z है इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करो, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इसका पूरा आंसर हम यहाँ लिख लेंगे, इसका आंसर 27 × √3, ठीक है। आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 27 √3 ऐसा आंसर आएगा। और अब ये गिवन इंटीग्रल को देखो हम ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। ये जो z³ है, z³ को हम ऐसा लिखेंगे z to the power 4 - 1 ऐसा हम लिख लेंगे, चलेगा। 4 - 1 यानी ही 3 होता है, तो हमने 3 के जगह यहाँ पे उसका पावर 4 - 1 ऐसा लिखे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो x to the power m - 1 है, m - 1 के फॉर्म में आना चाहिए, इसलिए हमने ये 4 - 1 ऐसा लिखे, तो यहाँ पे m का वैल्यू 4 हो गया, समझ गए। और अब यहाँ पे हम इसको ऐसा लिखेंगे इंटू 1 - z और टू द पावर -1/2 इंटू dz। देखो हमने जैसा कहा था कि 1 - z को न्यूमरेटर में शिफ्ट करो, तो हमने न्यूमरेटर में ला लिए हैं, और जो पावर है वो अब माइनस हो गया, ठीक है, माइनस दैट इज 1/2। और अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 27 √3, ये एज इट इज रहने दो, इसको अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
इंटीग्रल 0 to 1 z टू द पावर ये 4 - 1 ये एज इट इज रखो, और अब ये हम लिख लेंगे इंटू 1 माइनस जेड टू द पावर। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस जेड तो आ गया, लेकिन इसका पावर जो है वो -1/2 है, तो हम इसको n-1 के फॉर्म में अगर लिखे तो ये ऐसा होगा। देखो ये हम लिख रहे हैं 1/2 - 1 ऐसा इंटू डी जेड। देखो फाइनली हमने बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिए हैं। जैसा हमने कहा था कि बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स है, लेकिन ये हमने जो इक्वेशन बनाया है वो इन द फॉर्म ऑफ जेड है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जेड के फॉर्म में बनाओ या टी के फॉर्म में बनाओ या एक्स या वाई कोई भी फॉर्म में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने पूरा जेड के फॉर्म में बनाया है और ये बिल्कुल इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो इंटीग्रल 0 to 1, तो यहाँ पे भी इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पे x टू द पावर m-1, तो यहाँ पे z टू द पावर m-1 के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1, तो देखो 1 माइनस जेड टू द पावर n-1 के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dz है। ठीक है, m का वैल्यू क्या है और n का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, ये देखो m के जगह यहाँ पे क्या है 4 है और n के जगह यहाँ पे क्या है 1/2 है। ठीक है, 1/2 माइनस 1 को अगर आप सॉल्व करोगे तो -1/2 ही आता है। समझ गए ना। आप कहेंगे कि ये -1/2 को हमने ऐसा कैसे लिखे, तो 1/2 माइनस 1 करोगे तो इनडायरेक्टली यही आंसर आता है। तो फाइनली m और n का वैल्यू आपको पता चल गया। m का वैल्यू 4 है और n का वैल्यू 1/2 है। ये याद रखना कि वैल्यूज क्या है, m का वैल्यू 4 है और n का वैल्यू 1/2 है। ये दोनों हमने यहाँ साइड में अभी फिलहाल लिख लिए हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि m और n का वैल्यू क्या है। तो m और n पता चलने का फायदा क्या है, तो अब ये गिवन इंटीग्रल को आप एज अ बीटा फंक्शन ऑफ mn लिख सकते हैं। इसका मतलब अब ये पूरा इंटीग्रल लिखने की जरूरत नहीं है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिए। तो यहाँ पे अब बीटा फंक्शन का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और इसके जगह हम बीटा फंक्शन ऑफ mn ऐसा लिख लेंगे, यानी बीटा फंक्शन ऑफ 4 और 1/2। तो ये इनडायरेक्टली ऐसा हो जाएगा। देखो 27√3 ये एज इट इज रहेगा और अब इसके जगह हम यहाँ लिख लेंगे इनटू बीटा फंक्शन ऑफ 4 और 1/2। देखो ऐसा लिख लेंगे। फाइनली गिवन ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल की जगह हमने ये लिख लिए। अब फाइनली अब हम यहाँ पे गैमा फंक्शन का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे या गैमा फंक्शन के फार्मूलीज, बीटा गैमा फंक्शन के फॉर्म में जो फार्मूलीज आते हैं वो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अब इसके थ्रू इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। समझ गए। ये फॉर्म में लाने के बाद हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिए, समझ गए। अब इसका काम हो गया, इसको हम मिटा देते हैं और ये जो है इसको हम कंटिन्यू करके इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे, तो ये हम लिख लेंगे 27√3 ये तो एज इट इज रहेगा। और अब यहाँ पे बीटा गैमा फंक्शन का यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो फार्मूला ऐसा है, अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तो लिख के रखो। बीटा फंक्शन ऑफ mn इज इक्वल टू ये होता है गैमा फंक्शन ऑफ m इंटू गैमा फंक्शन ऑफ n बाय गैमा फंक्शन ऑफ m प्लस n। देखो ये है फार्मूला, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन के बीच में। ठीक है, बीटा फंक्शन ऑफ mn यानी गैमा फंक्शन ऑफ m गैमा फंक्शन ऑफ n बाय गैमा फंक्शन ऑफ m प्लस n। तो जाहिर सी बात है m और n की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, तो इसके जगह हम यहाँ लिख सकते हैं गैमा फंक्शन ऑफ 4 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ 4 प्लस 1/2 इस तरह से। ओके, और अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 4 प्लस 1/2 तो वो हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 27√3 इंटू ये गैमा फंक्शन ऑफ 4 ये गैमा फंक्शन ऑफ 4 और गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 एज इट इज रखो। अगले स्टेप में हम उसको सॉल्व करेंगे और गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 और डिनोमिनेटर में ये हो गया गैमा फंक्शन ऑफ कितना 9/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो यहाँ तक हमने एक्सटेंड किए और अब हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे हमें गैमा फंक्शन के दूसरे फार्मूले अप्लाई करना है। तो देखो एक फार्मूला है, ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है ऐसा कि गैमा फंक्शन ऑफ n+1 गैमा फंक्शन ऑफ n+1 n फैक्टोरियल होता है। ये हमने फार्मूला एक गैमा फंक्शन के वीडियोस में बताए थे। ठीक है, फार्मूले इसके टाइम। तो ये फार्मूला अब आपको यहाँ यूज करना है। गैमा फंक्शन ऑफ n+1 हम इसको भी n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि n+1 के फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो आप n फैक्टोरियल बना सकते हैं। ठीक है, ये गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 को एज इट इज रखो, बस ये गैमा फंक्शन ऑफ 4 और गैमा फंक्शन ऑफ 9/2 को n+1 के फॉर्म में लिखो। तो ये हम यहाँ लिखेंगे, देखो राइट हैंड साइड में 27√3 देन ये गैमा फंक्शन ऑफ 4 को, जैसा हमने कहा गैमा फंक्शन ऑफ 4 को हमें यहाँ पे गैमा फंक्शन ऑफ 4 यानी गैमा फंक्शन ऑफ 3+1 और ये गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 एज इट इज रखो और ये डिनोमिनेटर में गैमा फंक्शन ऑफ 9/2 यानी गैमा फंक्शन ऑफ 7/2 + 1 ऐसा। ठीक है, हमने n+1 के फॉर्म में ये रखे क्योंकि हमें n फैक्टोरियल ऐसा करना है। तो यहाँ पे
गामा फंक्शन ऑफ 3 + 1 यानी n का वैल्यू हो गया 3, और यहां गामा फंक्शन ऑफ 7/2 + 1 यानी n का वैल्यू हो गया 7/2। ठीक है, ओके, क्योंकि ये n+1 के फॉर्म में है तो हम यहां पे अब n फैक्टोरियल कर सकते हैं। तो ये हम यहां लिख लेंगे 27 × √3, और अब न्यूमरेटर में यहां पे देखो, न्यूमरेटर में ये 3 फैक्टोरियल यानी 1 × 2 × 3, ऐसा हम यहां डायरेक्टली लिख सकते हैं, इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2, और यहां n+1 के फॉर्म में है, n का वैल्यू 7/2 है, तो 7/2 फैक्टोरियल, तो ये हम यहां लिख लेंगे 7/2 फैक्टोरियल क्या होगा, 7/2 इंटू, जस्ट अ मिनट, तो ये हम यहां लिख लेंगे, जस्ट अ मिनट, 7/2 इंटू दैट इज 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने 7/2 फैक्टोरियल यहां पे ले लिए, और यहां तक हमने एक्सटेंड किया है, और अब इसको सॉल्व करो। क्या कर सकते हैं, ये देखो, गामा फंक्शन ऑफ 1/2, ये गामा फंक्शन ऑफ 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और अब यहां पे ये 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये जो नीचे के जितने भी 2 है सबको मल्टीप्लाई करके इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 27 इंटू, ये सभी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर में √3 भी है, तो ये भी हम यहां लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 7 × 5, तो ये 35। ठीक है, और 27 × 16 × 2 करो तो ये आएगा, दैट इज 864, तो हम लिख लेंगे 864 × √3 डिवाइडेड बाय 35। यहां तक हमने एक्सटेंड किए हैं, और यहां पे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमें इंटीग्रल का वैल्यू मिल गया है। इवेल्युएट, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, हम ये लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, x³ dx बाय √ क्या है 3 - x। देखो, इसको हमें इवेल्युएट करना था, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, ये हमें वैल्यू मिला है, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, एग्जाम में ये इसके पहले आ चुका है, और इसके लिए आपको बीटा गैमा फंक्शन के डेफिनेशंस और उनके फार्मूलेज आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था आज का इंटीग्रल कैलकुलस यूनिट का लेक्चर नंबर 26। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इसके जितने प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।